राहुल, एक बात बताओ, डेमोक्रेसी से हम लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं? मतलब टेक्स्ट बुक में तो लिखा होता है इक्वालिटी, डिग्निटी, अच्छी डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट का सल्यूशन और गलती सुधारने का मौका। लेकिन जब रियल लाइफ में देखते हैं तो लगता है कि सब कुछ तो परफेक्ट नहीं है। तो क्या डेमोक्रेसी सिर्फ एक मॉरल आइडियल है या कुछ प्रैक्टिकल फायदे भी हैं? देखो, थ्योरी में तो डेमोक्रेसी एकदम हीरो है। सबको वोट का राइट, अपने नेता खुद चुन लो, और अगर कोई नेता उल्टा पुल्टा करे तो अगले इलेक्शन में घर भेज दो। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ना लोग बोलते हैं कि इलेक्शंस तो होते हैं पर हर कोई खुश नहीं है। जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का प्रॉमिस है पर हर जगह सबको बराबर चांस मिलता है, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल। और एक और चीज नोटिस की है, डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग स्लो होती है। कोई भी पॉलिसी लाने से पहले डिबेट, डिस्कशन, कमेटी, सब कमेटी, फिर पब्लिक ओपिनियन। मतलब एक बिल पास करने में इतना टाइम लगता है कि लगता है शादी की डेट निकालने से ज्यादा मुश्किल है। हाँ, डिक्टेटरशिप में तो एक बंदा डिसाइड करता है, आज डिसाइड किया कल इम्प्लीमेंट। लेकिन डेमोक्रेसी में सबको सुनना पड़ता है। लेकिन सोचो, अगर बिना सोचे समझे डिसीजन ले लिया तो लोगों को पसंद नहीं आया तो हंगामा हो जाएगा। डेमोक्रेसी में डिले का कॉस्ट है पर उस डिले से डिसीजन ज्यादा एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। और ट्रांसपेरेंसी, डेमोक्रेसी का असली स्वाद वही है। अगर किसी को लगता है कि कोई डिसीजन गलत प्रोसेस से हुआ है तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है। जैसे नन्नू का केस था, राशन कार्ड के लिए 3 महीने चक्कर लगाए, कोई सुन नहीं रहा था। आरटीआई फाइल की 1 हफ्ते में काम हो गया, चाय भी मिल गई। मतलब डेमोक्रेसी में सिस्टम है कि आप गवर्नमेंट से जवाब मांग सकते हो। सही पकड़े हैं। लेकिन करप्शन का क्या? लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी में भी करप्शन है, पॉलिटिशियंस अपना काम निकाल लेते हैं, आम आदमी फिर भी लाइन में खड़ा है। पर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी करप्शन कम नहीं है, बस वहाँ लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता है। और लेजिटिमेसी देखो, साउथ एशिया के डेटा देखो। इंडिया में 95% लोग अग्री करते हैं कि उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव से रूल होना चाहिए। श्रीलंका में तो 98%, पाकिस्तान में भी 81%। मतलब लोगों को डेमोक्रेसी का आइडिया पसंद है, चाहे सिस्टम परफेक्ट हो या नहीं। हाँ, और जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आती है ना, तो डेटा के हिसाब से 1950 से 2000 के बीच डिक्टेटोरियल रेजिम्स का ग्रोथ रेट 4.42% था, डेमोक्रेसी का 3.95%। लेकिन जब सिर्फ पुअर कंट्रीज कंपेयर करते हैं तो डिक्टेटरशिप का 4.32%, डेमोक्रेसी का 4.28%। मतलब डिफरेंस नेग्लिजिबल है। तो डेमोक्रेसी ग्रोथ में पीछे नहीं है और बाकी चीजें तो बोनस है ही। लेकिन इनकम इनइक्वालिटी का क्या? साउथ अफ्रीका में टॉप 20% लोग 64.8% नेशनल इनकम ले जाते हैं, बॉटम 20% को मिलता है सिर्फ 2.9%। ब्राजील में भी ऐसा ही है। डेनमार्क और हंगरी में थोड़ा बेटर है कि टॉप 20% का शेयर 34% के आसपास है, बॉटम 20% को मिलता है 9-10%। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि सब बराबर हो जाते हैं। और इंडिया का एग्जाम्पल ले लो, पुअर लोगों की संख्या ज्यादा है पर फिर भी पॉवर्टी का इशू सॉल्व नहीं होता। पॉलिटिकल इक्वालिटी तो है, एक आदमी एक वोट, लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी अभी भी सपना है। बांग्लादेश में तो आधी से ज्यादा पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो डेमोक्रेसी का मैजिक वॉन्ड नहीं है, लेकिन स्कोप है सुधार का। सोशल डाइवर्सिटी की बात करें तो डेमोक्रेसी का एक प्लस पॉइंट है कि ये लोगों को एक दूसरे का सर नहीं फोड़ने देती। बेल्जियम का एग्जाम्पल ले लो, वहाँ अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के बीच नेगोशिएशन से काम चलता है। श्रीलंका में जब मेजॉरिटी माइनॉरिटी का बैलेंस नहीं बना तो प्रॉब्लम हो गई। डेमोक्रेसी तभी काम करती है जब मेजॉरिटी अपने साथ माइनॉरिटी को भी लेके चले। और ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी का फंडा परमानेंट नहीं है। हर इलेक्शन, हर डिसीजन में मेजॉरिटी बदल सकती है। अगर किसी को जन्म के बेसिस पर हमेशा माइनॉरिटी बना दिया तो डेमोक्रेसी का असली मतलब ही खत्म हो जाता है। और डिग्निटी और फ्रीडम की बात करें तो डेमोक्रेसी सबसे आगे है। जैसे विमेन की डिग्निटी, पहले मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, अब लीगल और मॉरल ग्राउंड पर इक्वालिटी का प्रिंसिपल है। कास्ट इनइक्वालिटी भी डेमोक्रेसी ने कम की है, लेकिन अभी भी स्ट्रगल चल रहा है। लेकिन अब लोगों के पास लीगल राइट है फाइट करने का। और सबसे बड़ी बात, डेमोक्रेसी में लोग कंप्लेन करते हैं, डिबेट करते हैं, और यही डेमोक्रेसी की सक्सेस है। जब लोगों को लगता है कि उनका वोट मैटर करता है तो वो सिस्टम को सुधारने की कोशिश करते हैं। साउथ एशिया में 65% लोगों को लगता है कि उनका वोट डिफरेंस ला सकता है। इंडिया में ये नंबर 67% है। और डेमोक्रेसी का एग्जाम कभी खत्म नहीं होता है। जैसे बोर्ड एग्जाम्स के बाद भी लाइफ के नए टेस्ट आते हैं, वैसे ही डेमोक्रेसी में हर नए बेनिफिट के बाद लोग और मांग करते हैं। और जब तक लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं तब तक डेमोक्रेसी का इम्प्रूवमेंट चलता रहेगा। मतलब डेमोक्रेसी एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, कभी पास कभी फेल, पर हमेशा प्रोग्रेस की तरफ। और जब तक लोगों के पास सवाल पूछने का हक है तब तक डेमोक्रेसी जिंदा है। तो राहुल, आज का टेक अवे ये है कि डेमोक्रेसी एक परफेक्ट सिस्टम नहीं है, पर इसमें सुधार की गुंजाइश है और यही उसकी असली स्ट्रेंथ है।
और हाँ, एग्जाम के लिए एक टिप, अगर क्वेश्चन आए कि डेमोक्रेसी का बेस्ट आउटकम क्या है, तो बोलो डेमोक्रेसी का बेस्ट आउटकम ये है कि वो डेमोक्रेसी है। और अगर नन्नू जैसे एग्जाम्पल आए तो बताओ आरटीआई जैसे टूल से अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है और ऑफिशियल्स को भी काम करना पड़ता है। और अगर एग्जाम में कभी कंफ्यूजन हो तो एक काम करो, डेमोक्रेसी का मतलब है सवाल पूछना, जवाब मांगना और सुधार की उम्मीद रखना। बस इसी स्पिरिट के साथ पेपर लिखना। चलो इसी नोट पे आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। डेमोक्रेसी का सफर लंबा है पर बोरिंग नहीं है, और एग्जाम में थोड़ा ह्यूमर भी ले आना, मार्क्स भी मिलेंगे और मूड भी फ्रेश रहेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए क्वेश्चन पूछते रहो, डेमोक्रेसी को जीते रहो।